हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्र निर्माण तथा इसकी समस्या के बारे में बताएंगे, जो क्लास 12th की पॉलिटी का यूनिट सेकेंड है। तो आप इसे पूरा देखिए, जब समय मिलता है तो ही देखिए, जब समय नहीं मिले तो आप इसे देखना बंद कर दें। तो ये आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखें। हम आपके कमेंट का स्वागत करेंगे। आपका पहला सवाल है राष्ट्र निर्माण तथा इसकी समस्या के बारे में, कि हमारा राष्ट्र जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हो गया था, उस समय हमारे पास बहुत प्रकार की समस्या थी कि कैसे देश में विकास किया जाए। देश में एकता का भी अभाव था। बहुत सारे कम से कम 500 के ऊपर राजवाड़े थे जो भारत में विलय अपने राज्य को नहीं करना चाहते थे। तो इसी के संदर्भ में ये वीडियो बनाया जा रहा है कि हमारे राष्ट्र निर्माण में क्या क्या समस्या थी, उसके ऑब्जेक्टिव को लेकर। तो आपका पहला सवाल है कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है, किसने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक को लिखा था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अरस्तु जो थे, जिसे अरिस्टोटल कहते हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा था। अरस्तु जो था ये महान सिकंदर का गुरु भी था। अरस्तु ये जीव विज्ञान का पिता भी इसको कहते हैं, एरिस्टोटल को। तो इसको ध्यान रखना है, अरस्तु जो है ये पॉलिटिक्स नामक पुस्तक भी लिखा था। तो पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, विकेंद्रीकरण की शासन की विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। विकेंद्रीकरण की विशेषता क्या है। ऑप्शन है एकात्मक शासन, संघात्मक शासन, सैनिक शासन, राजतंत्र। तो देश को चलाने के लिए 4 प्रकार का शासन होता है। एकात्मक शासन जिसमें एक का शासन चलता है, संघात्मक शासन जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर चलाता है, सैनिक शासन सेना के पास सारी शक्तियाँ होता है, राजतंत्र जहाँ देश का राजा जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी शासन चलाता है। तो इसमें कौन सा होगा, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सैनिक शासन। सैनिक शासन विकेंद्रीकरण की विशेषता है। तीसरा सवाल, भारतीय नागरिक संशोधन अधिनियम लाया गया था। नागरिकता जो अनुच्छेद 1 से 5 से 11 तक है, नागरिकता कि कौन व्यक्ति भारत में रह सकता है, उसके अनुसार भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा। तो आपको बताना है कि वह व्यक्ति कितने वर्ष तक भारत में निवास करेगा तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, यानी वो भारत का नागरिक है। तो आपका ऑप्शन है 6 माह, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। तो भारतीय नागरिकता संशोधन 1986 के अनुसार वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो जाएगा जो कम से कम भारत में 7 वर्ष तक निवास कर लिया है, वह जो है भारत का नागरिक होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 वर्ष। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक किसने था, जिसका स्थापना राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। तो 1885 ईस्वी में जिसका स्थापना हुआ था वो इसका संस्थापक कौन थे। तो एक अंग्रेज था जिसका नाम था एंटोनियो एयू होम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एयू होम। अगला सवाल है, वर्तमान में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है। तो अभी तो बोरिस जॉनसन पहले था, अब बन करके दूसरा हट गया। तो उस अनुसार से पहलुकवा ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा 5 का इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन है तो आपको यहाँ जवाब देना है कि इसमें से कोई नहीं हो सकता है। इंग्लैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री इनमें से कोई नहीं है। अगला सवाल है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र अमेरिका में, भारत में, स्विट्जरलैंड में, नेपाल में।
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस राज्य में है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र दिखाई, मतलब प्रजातंत्र तो है, नाम का है, लेकिन वहाँ दिखाई नहीं देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेपाल। नेपाल में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू ध्यान रखना है, काठमांडू नेपाल का राजधानी है। अगला सवाल है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा दिया? कि दो व्यक्तियों, दो गुटों में फूट डालो और शासन करो की नीति किसे बढ़ावा देता है? हिंदू मुस्लिम संघर्ष को, अंग्रेजों की दमनात्मक नीति को, महिला के शोषण को, बेरोजगारी को। तो 7 का जो सही जवाब हो जाएगा हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। जो अंग्रेज के खिलाफ हिंदू और मुसलमान में संघर्ष होता है उसको विराम देने के लिए अंग्रेजों के बीच और हिंदुओं के बीच फूट डालो और शासन करो की नीति को, इससे बढ़ावा मिलता है हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने अपना प्राण त्याग के समय निम्नलिखित में से किस शब्दों का संबोधन किए थे? महात्मा गांधी का निधन हो गया था, उसको हत्या कर दिया था नाथूराम गोडसे ने। तो वो किस शब्द से संबोधन किए थे? तो गांधी जी हे राम कहते हुए अपना प्राण को त्याग दिए थे दिल्ली के रामलीला मैदान में, दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे के द्वारा इनका हत्या कर दिया गया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है, हैदराबाद को भारत संघ में विलय किस प्रकार से हुआ था? हैदराबाद को भारत में विलय किस प्रकार से हुआ था? स्वेच्छा से? क्या हैदराबाद का जो निज़ाम था वो अपने आप से स्वेच्छा से भारत में विलय करने के लिए तैयार हो गया था, या उसे बलपूर्वक भारत में मिलाया गया? अंग्रेज़ों की मध्यस्थता उसमें क्या था? उपयुक्त सभी तरह से। आपको इसमें सही जवाब बताना है कि क्या हो जाएगा, स्वेच्छा से, बलपूर्वक, अंग्रेज़ों की मध्यस्थता से, उपयुक्त सभी तरह से। तो हैदराबाद का जो निज़ाम था वह हैदराबाद को स्वतंत्र रखना चाहता था, मतलब हैदराबाद एक अलग राष्ट्र होता, लेकिन हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उसे बलपूर्वक कैरेट एंड स्टीक की नीति के द्वारा इसे अपनाया गया, भारत में विलय किया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा बलपूर्वक हैदराबाद को भारत संघ में मिलाया गया था। आगे है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों को पूर्व गठन किस प्रकार से संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 10 का इसका सही जवाब हो जाएगा भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन के अधिनियम द्वारा किया गया। कहने का अर्थ है कि भारत से जो अलग क्षेत्र है उसको भारत में किससे मिलाया गया, किस संशोधन के माध्यम? तो 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 में किया गया था। यही सही जवाब है, 27वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों को पुनर्गठन किया गया था। अगला सवाल है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? द्विराष्ट्र का सिद्धांत कहने का मतलब है भारत को 2 राष्ट्र में बांटा जाएगा। 2 राष्ट्र में बांटने का जो है पहली बार किसने प्रयास किया था? तो भारत में सबसे पुराना पार्टी तो कांग्रेस थी, 1885 में स्थापना हुआ था, इसमें भारतीय थी। लेकिन एक पार्टी और थी जिसका स्थापना 1906 में हुआ था, और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, जिसको पाकिस्तान का पितामह कहा जाता है, उन्होंने मुस्लिम लीग का वो कैंडिडेट था। तो उन्होंने ही भारत को द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन से संबंधित है। तो ये मुस्लिम लीग ने मांग किया था कि भारत को 2 राष्ट्रों में विभक्त किया जाए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था का विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं रहनी चाहिए। 12 का सही जवाब हो जाएगा, देखना है इसका ऑप्शन है दोहरी नागरिकता। क्या भारत के व्यक्ति 2
दो देशों की नागरिकता ग्रहण कर सकता है? आपको जवाब बताना है। शक्तियों का विभाजन हो सकता है? शक्तियों का तो विभाजन भारत में होता है। स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था है? बिल्कुल सही है। संविधान हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो और वह इसके साथ किसी देश का नागरिक नहीं रह जाएगा। जैसे में किसी ने अगर विदेश में शादी कर लिया तो उसका भारत की नागरिकता को खो देना होगा। अगला सवाल है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त हैं? सबसे अधिक शक्ति किसे प्राप्त होता है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, जिला को, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसे तो अनुमान से ही बता सकते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था में सबसे अधिक शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शक्तियां प्राप्त होती है। अगला है, किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर करके भारत का 29वां राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया है? तेलंगाना का गठन किस राज्य से अलग करके किया गया है? तो आपको ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश का से अलग होकर करके तेलंगाना 29वां राज्य के रूप में गठन किया गया। आंध्र प्रदेश याद रखना है भाषाई आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य है। आगे पढ़ते हैं, केंद्र राज्यों के संबंध में प्रमुख अड़चनें क्या है? केंद्र और राज्य के संबंध में प्रमुख अड़चन कौन निभाता है? 15 का ऑप्शन है कि राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच में प्रमुख अड़चन होती है। अनुच्छेद 356 राज्यों के केंद्र पर निर्भरता, इनमें से सभी। तो केंद्र और राज्य के बीच में प्रमुख अड़चन के रूप में सभी हो जाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल की भूमिका भी, अनुच्छेद 356 राज्य को केंद्र की निर्भरता। अगला सवाल है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? 16 का सही जवाब बताना है। सौराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र, पुराने में इसको महाराष्ट्र कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का अंग ही नहीं है, पुराना में तो अभी तो इसका वर्तमान नाम महाराष्ट्र है। तो ये महाराष्ट्र तो हो ही नहीं सकता। राजस्थान भी नहीं होगा, ये भी गलत है। कर्नाटक तो गुजरात से अलग होकर के सौराष्ट्र बनाया गया था। सौराष्ट्र जिसको अभी महाराष्ट्र कहते हैं। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो किस अनुच्छेद में है केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंधों का उल्लेख? 17 का सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 245 से 255 के बीच जो है केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया। अगला सवाल है, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ होता है? बजट का अर्थ होता है, बजट मतलब चमड़े की थैली। तो बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में चर्चा किया गया है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें किस पक्ष के साथ है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा। क्या आय हो सकता है, व्यय हो सकता है, दोनों हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो है बजट का संबंध दोनों से है, आय एवं व्यय से। अगला सवाल है, भारत के वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? भारत के वित्त आयोग का कार्यकाल, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा 5 वर्षों तक भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। नवोदित राष्ट्र का पहला कार्य क्या होता है? मतलब जो नए नए राष्ट्र का उदय हुआ है, नवोदित राष्ट्र कहने का मतलब कि जो नए राष्ट्र, पहले भारत गुलाम देश था तो नया जब आज़ाद हुआ तो इसका सबसे पहला कार्य क्या था कि गरीबी दूर करना, राष्ट्र निर्माण करना, दुश्मन देशों से युद्ध करना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होना। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा कि हमारे पास सबसे पहली चुनौती थी राष्ट्र निर्माण
कि राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए। इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्र निर्माण करना। नया नया उदित राष्ट्रों का सबसे पहला कार्य होता है राष्ट्र निर्माण करना। अगला सवाल है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया था। संसद भवन में, लाल किले पर, जंतर मंतर में, संविधान सभा में। तो आपको बताना है 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा। शपथ प्रधानमंत्री के रूप में शपथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ लिया था। संसद भवन में, क्या संसद भवन में लिए थे। लाल किला, जंतर मंतर दिल्ली में, ध्यान देना है जंतर मंतर दिल्ली में। संविधान सभा में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल किले से उन्होंने कहा था कि हम भारत का प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लाल किला में शपथ लिए थे कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू शपथ लेता हूं कि इस तरह से। अगला सवाल है विविधता में एकता का सिद्धांत किस देश का प्रमुख सिद्धांत है। कि हमारा देश जो है विविधता में एकता होता है, यहाँ का सिद्धांत है विविधता में एकता। बहुत सारे जातियाँ मिलकर के भारत में रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब ही भाई भाई। यह किस देश का सिद्धांत है। ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा भारत का सिद्धांत है विविधता में एकता का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विविधता में एकता भारत का सिद्धांत। अगला सवाल है भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए। किसका अधिकार। जब भारत में लोकतंत्र का बहाली हुआ तो भारत के नागरिकों को, यहाँ रहने वाले नागरिकों को, नागरिक उसे कहते हैं जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो गया हो, उसे भारत का नागरिक कहते हैं। लेकिन वह पागल और दिवालिया नहीं हो तो वो भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। तो भारत में लोकतंत्र बहाली के बाद यहाँ के नागरिकों को क्या दिया गया। मौलिक अधिकार मिला, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र बहाली के बाद हमारे मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हो गए। संपत्ति के अधिकार को उसको हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से। मतदान का अधिकार बिल्कुल सही है। भारत में मतदान का अधिकार अभी 18 वर्ष है, लेकिन पहले इसका उम्र थी 21 वर्ष। जन प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, अपना आप प्रतिनिधि चुन सकते हैं। ये उपयुक्त सभी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल है भारत सरकार में विविध कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से करता है। भारत में विविध कल्याणकारी योजना को, माने कल्याण करने वाली योजना को लागू करना है तो वह किस माध्यम से करेगा कि भारत के नागरिकों को कल्याण हो जाए। तो ऑप्शन है राज्य की नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से, मौलिक अधिकार के माध्यम से, संसदीय अधिनियमों के माध्यम से, मंत्री परिषद के निर्णय के माध्यम से। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा, आपको बताना है। तो हमारे संविधान में DPSP है जिसे नीति निदेशक सिद्धांत कहते हैं। ये आयरलैंड से लिया गया था। अगर भारत में कल्याणकारी सिद्धांत को लागू करना है तो उसे नीति निदेशक तत्वों में लागू किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से, सिद्धांतों के माध्यम से भारत में कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाता है। नीति निदेशक तत्व में गांधी जी का विचारधारा का दर्शन होता है। अगला सवाल है माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था। आपको ध्यान रखना है भारत का विभाजन का संबंध माउंटबेटन योजना से है। माउंटबेटन योजना का संबंध भारत के विभाजन से है, माउंटबेटन प्लान। अगला सवाल है 26 नंबर, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी पहली विभाजन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था। जो विभाजन समिति का अध्यक्ष था 1947 में इसका निर्माण हुआ, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, विभाजन समिति का अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन को, वायसराय को। तो आपको ध्यान रखना है विभाजन के लिए 1947 में
जो समिति बनी थी उसका अध्यक्ष बनाया गया था वायसराय को। अगला सवाल है माउंटबेटन योजना कब बना था? माउंटबेटन योजना कब बना था? माउंटबेटन प्लान कब बनाया गया था? ऑप्शन है 3 जून 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 3 जून 1949 को। इसका सही जवाब हो जाएगा 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना का निर्माण किया गया था। अगला सवाल है द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा नया देश बना था? द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग के द्वारा और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। इसके तहत भारत को 2 भागों में बांटा गया था, पाकिस्तान और भारत। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर जो देश बना उसका नाम था पाकिस्तान। अगला सवाल है पाकिस्तान निर्माण का मांग सबसे पहले कब किया गया था? तो पाकिस्तान निर्माण का मांग किया गया था 29 का सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान निर्माण का मांग किया गया था 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश का मांग किया गया था। अगला सवाल है मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण का मांग किया था? ऑप्शन है 1940 के लाहौर अधिवेशन में, 1939 के पटना अधिवेशन में। ध्यान रखना है एक अब स्टैटिक क्वेश्चन है कि 1939 ईस्वी में पटना में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, 1941 की मद्रास अधिवेशन, 1942 की इलाहाबाद अधिवेशन और 1940 की लाहौर अधिवेशन। तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान निर्माण का मांग किया था 1940 के लाहौर अधिवेशन, 1940 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान राष्ट्र का मांग किया गया था। अगला है राज्य के पुनर्गठन आयोग कब बना था? राज्यों के पुनर्गठन आयोग कब बना था? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950, 29 दिसंबर 1953, 25 दिसंबर 1956। तो 31 का सही जवाब हो जाएगा सी 29 दिसंबर 1953 ईस्वी को। 29 दिसंबर 1953 ईस्वी को राज्यों के पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सैयद अली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पोटी श्री अल्लू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग का जो अध्यक्ष थे, फिर से उसको गठन करना, एक राष्ट्र का निर्माण करना, इसका अध्यक्ष बनाया गया था 32 का सही सैयद अली को। सैयद अली को राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, पोटी श्री अल्लू नहीं होगा। अगला सवाल है भारतीय संसद से पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हो गया? भारतीय संसद से पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम पारित हो गया था 1956 ईस्वी में। अगला सवाल है वह कौन अतिवादी था जिसने गांधी जी का हत्या कर दिया था? गांधी जी की हत्या किसके द्वारा किया गया था? तो गांधी जी का हत्या किया गया था नाथूराम विनायक गोडसे। इसका पूरा नाम था नाथूराम विनायक गोडसे, जो उसी का चेला था। नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कर दिया गया था। अगला सवाल है ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा एवं किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथ में लिया? ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा और किस वर्ष भारत का शासन मतलब भारत के कानून व्यवस्था अंग्रेज के द्वारा चलाया गया? तो 35 का सही जवाब बताना है। 35 का हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1958, भारत शासन अधिनियम 1958।
भारत शासन अधिनियम 1958 के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया था। अगला सवाल है, भारत का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा हुआ? भारत का विभाजन किस अधिनियम के द्वारा हुआ? ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1909। तो 36 का सही जवाब हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से भारत का विभाजन कर दिया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाया था? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अंतिम जो वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, उनके द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ किस योजना के आधार पर हुआ था? जैसे में क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, बेबेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत का संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान निर्मात्री सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? जिसे उद्देश्य का भी कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देश्य का भी कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब हुआ कि भारत की संविधान सभा के पटल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह बताया गया कि हम सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। इसे उद्देश्य का भी कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं। प्रस्तावना में संशोधन भी हो सकता है। इसमें पहली बार संशोधन कर करके 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और वगैरह। तो संविधान सभा निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। 39 का सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसको ध्यान रखना है। संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, कानून के समान संरक्षण। कानून के समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण मतलब कानून के सामने सब बराबर है, ये कहाँ से लिया गया था? 41 का सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन से। कानून के समान संरक्षण ब्रिटेन से लिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु जो है फिलहाल अब इस बार 18 वर्ष है। तो 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 18 वर्ष। अगला सवाल है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा। लोकसभा जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुग्रही सदस्यों की संख्या सीमा कितनी है? मतलब विधानसभा में अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है? तो 44 का सही जवाब हो जाएगा 500 सदस्य विधानसभा में हो सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा 500। अगला सवाल है, विधान परिषद के सदस्य की निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 45 का सही जवाब बताना है कि विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। विधान परिषद की
न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। अगला सवाल है विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म दिवस के रूप में विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, नेहरू ने, पटेल ने, जिन्ना ने। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला है किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन कराता है? किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कराता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है। वार्ड काउंसिलर, अस्थाई समिति, जनता, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थाई समिति के द्वारा किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कराया जाता है। अगला है संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा हुआ है? तो नागरिकता से जुड़ा हुआ अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक ये नागरिकता से संबंधित है। तो 49 का सही जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन बी जो है नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद ध्यान रखना है 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है कि किस प्रकार से भारत में नागरिकता मिल सकता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? संसद को संबोधित कौन कर सकता है? ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा को संबोधित कर सकता है अटॉर्नी जनरल। भारत का अटॉर्नी जनरल संसद को संबोधित कर सकता है। अगला सवाल है किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को समाप्त किसकी सलाह पर कर सकते हैं? ऑप्शन है विधानसभा की सलाह पर, राज्यपाल की सलाह पर, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। 51 का सही आंसर हो जाएगा विधानसभा की सलाह पर विधान परिषद को भंग किया जा सकता है। अगला सवाल है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? VVI क्वेश्चन है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? तो ऑप्शन है 2017, 18, 19, 20। तो मोदी सरकार के द्वारा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा 2019 में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो भारत का ऐसा नहीं है कि भारत में दोहरी नागरिकता मिल सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोहरी नागरिकता भारतीय संघ की विशेषता नहीं है। अगला सवाल है स्वतंत्रता के पहले भारत पर किस देश का शासन हुआ करता था? तो हमारा देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और भारत पर शासन कर रहा था ब्रिटेन का शासन स्वतंत्रता के पहले भारत पर शासन था। तो 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो गया। अगला सवाल है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता में कौन सा तथ्य शामिल नहीं है? ऑप्शन ए स्वतंत्र न्यायपालिका है, लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन होता है, एकात्मक शासन है। तो ऑप्शन 4 जो है एकात्मक शासन भारतीय संविधान की विशेषता में ये शामिल नहीं है कि यहाँ एक के हाथ में शासन है, यहाँ शक्तियों का विभाजन हुआ है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा एकात्मक शासन भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। अगला सवाल है संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका 56 का सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा का अध्यक्ष जो था ऑप्शन सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन था।
इसका सही आंसर है एस राधा कृष्णन। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कि मुख्यमंत्री राज्य में, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है 57 का सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल। भारत के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल या किसी भी राज्य का राज्यपाल वहाँ के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। और राज्य में आपातकाल भी लगाने का काम राज्यपाल के द्वारा करता है। बिहार के राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर हैं, ध्यान रखना है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष बताना है। ये राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, के एम पन्नीकर, पंडित हृदय नाथ कुंजड़ू, न्यायमूर्ति फजल अली। तो राज्यों की पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष था 58 का सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। अगला सवाल है, मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था? मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने वाला प्रधानमंत्री का नाम बताना है। एस चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया गया था, वो प्रधानमंत्री कौन था? तो 59 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, बीपी सिंह के द्वारा मंडल कमीशन को लागू किया गया था। अगला सवाल है, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष था 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कालेलकर। कालेलकर समिति काका कालेलकर के द्वारा पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष था। आगे, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था, जबकि 5 साल के बाद द्वितीय आम चुनाव हुआ था 1957 ईस्वी में। तो इसको ध्यान रखना है कि 1952 ईस्वी में प्रथम आम चुनाव हुआ था। तो 61 का सही जवाब हो जाएगा 1952 ईस्वी में। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना रूस के आधार पर लिया गया था। पंचवर्षीय योजना का पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में योजना आयोग को लागू किया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ था 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1956। 51 से 55 पहला रहा था, तो दूसरा 56 से 62। अगला है, भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री जो था, ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही जवाब बताना है। 63 का सही ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत का पहला शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद था। अगला सवाल है, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषम कौन सा कथन असत्य है? इस राज्य पुनर्गठन आयोग का बारे में कौन असत्य है? इसकी स्थापना 1953 में किया गया था। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। इसने भाषाई राज्यों के निर्माण की सिफारिश किया था। राज्य पुनर्गठन आयोग सभी कथन असत्य है। तो 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1966 में पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1966 में
राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ध्यान रखना है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को 65 का सही जवाब हो जाएगा 4 वर्गों में बांटा गया है। तो भारतीय संविधान के आधार पर भारतीय राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया है। अगला सवाल है 66 नंबर, भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्यों के निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? भारत के संविधान द्वारा राज्य को सीमा में परिवर्तन करना है, नया राज्य बनाना है, राज्यों को निर्माण करने का अधिकार किसे है? राज्य विधानमंडल को, संघीय मंत्रिपरिषद को, राज्य मंत्रिपरिषद को, संसद को? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसे बदलने का जो अधिकार है 66 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, संसद के द्वारा। संसद के पटल से मतलब पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में, अगर दोनों में पास हो जाएगा तो हम किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। ये संसद को ये अधिकार प्राप्त है भारतीय संविधान के द्वारा। अगला है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा था? राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा था? ऑप्शन है 1953, 1954, 1955 और 1956। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था? 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 1955 ईस्वी में। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में राज्यों की संख्या कितनी थी? जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ था तो भारत संघ में कितने राज्यों की संख्या क्या होती थी? तो 68 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 28 राज्य थे। अगला सवाल है 69 नंबर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत के 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयाँ निम्नलिखित में से कौन सा है? राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, राज्य एवं रियासत, राज्य, देशी राज्य एवं जनपद, राज्य एवं प्रदेश। तो 69 का सही जवाब हो जाएगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इनकी शक्तियाँ को विभाजित किया गया भारत के 2 इकाइयों में। एक राज्य होता है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 2 भागों में इसे बांटा गया। अगला सवाल है, रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसे दिया गया था? तो बहुत सारे 565 कुल मिलाकर रजवाड़े हुआ करते थे। तो उसमें जो है भारतीय संघ में उसको शामिल करने की जिम्मेदारी किसे दिया गया था? तो ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। ये भारत का लौह पुरुष के इसे कहा जाता है। तो लौह पुरुष का ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को भारत में एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंचा मूर्ति गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर सबसे ऊंचा मूर्ति है 182 मीटर का, जो कि केवड़िया जिला गुजरात में है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये दिया गया था जिम्मा कि आप सभी रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैरोट एंड स्टिक, मतलब अगर गाजर और छड़ी दिखा करके ये अगर कुछ लोभ लुभावना दे करके अगर शामिल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर डंडे से उसका इलाज किया जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को रजवाड़ों को भारतीय में शामिल कराने की जिम्मेदारी दिया गया था। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्वतंत्र भारत का पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया था
71 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का उप प्रधानमंत्री था, फिर इस पद को ही खत्म कर दिया गया, उप प्रधानमंत्री पद को। तो प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री का जिम्मा खुद संभालता है अब। तो अभी वर्तमान में उप प्रधानमंत्री के रूप में कोई भी नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री पंडित नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जो कि 14वां प्रधानमंत्री है, आपको ध्यान देना। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया था? तो पहला गृह मंत्री कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री बनाया गया था, आपको बताना है किसे। ऑप्शन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, एम मुंशी को। तो जो गृह मंत्री पहली बार बनाया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहला गृह मंत्री था। अभी गृह मंत्री वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह, इसे बीजेपी का अभी जो है भारत का चाणक्य कहा जाता है। अमित शाह, मोटा भाई अमित शाह। और अमित शाह का बेटा का नाम है जय शाह, जो कि बीसीसीआई का अध्यक्ष है। तो बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई क्रिकेट संघ का, भारतीय क्रिकेट काउंसिल। तो इसका अध्यक्ष जय शाह है, जो अमित शाह का बेटा है। ये भारत की राजनीति का चाणक्य किसको कहा जाता है? अमित शाह का। अगला सवाल है, तो इसको गृह मंत्री बनाया गया था पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अगला सवाल होगा 72 के बाद 73। भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष कहा जाता है भारत का लौह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत का लौह पुरुष के नाम से इसे जानते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे 565 रिसायतों का एकीकरण करने का योगदान के रूप में इसे जानते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस रिसायत के शासक को निजाम के नाम से जानते थे? कौन सा ऐसा रजवाड़ा था जिसको निजाम के नाम से जानते थे? ऑप्शन है 4 नंबर ऑप्शन जोधपुर, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, हैदराबाद। तो हैदराबाद के जो राजा था उसे निजाम के रूप में जानते हैं। निजाम कहा जाता था हैदराबाद के राजा को। अगला सवाल है, हैदराबाद भारत संघ में कब विलय हुआ था? तो हैदराबाद को भारतीय संघ में कब विलय किया गया था, ये सवाल बताना है। हैदराबाद का भारतीय संघ में कब विलय किया गया था? तो 75 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 ईस्वी में इसे विलय किया गया था भारत। मणिपुर रिसायत को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया था? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, आपको ध्यान रखना है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और इसे कब भारतीय संघ में शामिल किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1948 में। भारत देश आज़ाद होने के एक साल के बाद 1948 में इसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था। अगला सवाल है, वो किस रिसायत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो हैदराबाद के राजा को, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, मैसूर। तो भारत का एक क्षेत्र था जम्मू कश्मीर, वहाँ के राजा को जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो इससे अच्छा नहीं लगता था कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री हो नहीं सकता था, तो इसलिए जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने के बाद धारा 370 वहाँ हटा दिया गया। मोदी सरकार के द्वारा धारा 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष प्रावधान प्राप्त हुआ करता था। तो इसलिए प्रधानमंत्री कहा जाता था जम्मू कश्मीर के राजा को, वहाँ का प्रधानमंत्री कहा जाता था। यहाँ का एक अपना तिरंगा हुआ करता था, लेकिन धारा 370 के तहत, धारा 370 के आड़ में वहाँ का प्रधानमंत्री, अलग तिरंगा, अलग संविधान और अलग विधान हुआ करता था। लेकिन अब नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा
प्रधानमंत्री कहा जाता था जम्मू कश्मीर के राजा को। अगला सवाल है जम्मू कश्मीर भारतीय संघ में कब शामिल हुआ था? 78 का सही जवाब हो जाएगा 1948 ईस्वी में एक कबायलियों के द्वारा हमला किए जाने पर ये भारतीय संघ में शामिल हुआ था 1948 ईस्वी में। तो 78 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1948 ईस्वी में। अगला सवाल है जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुआ था? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर का स्वायत्तता मिलनी चाहिए, जम्मू कश्मीर का विभाजन होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान में विलय, उपर्युक्त में सभी। तो 79 का सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता मिलनी चाहिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता पर। अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान किया गया था? ऑप्शन है अनुच्छेद 370, 380, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 75। तो धारा 370 के तहत भारत के राज्य जम्मू कश्मीर को एक अलग प्रकार का आरक्षण प्रदान हुआ करता था। तो धारा 370 के आड़ में जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान किया गया था, जो कि मोदी सरकार के द्वारा इसे हटा दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। अगला है आंध्र प्रदेश आंध्र आंदोलन का मुख्य मांग क्या था? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का स्थापना, मद्रास प्रांत का अलग देश का स्थापना, मद्रास प्रांत को स्वायत्तता प्रदान करना, मद्रास से केरल एवं कर्नाटक को अलग प्रांत बनाना। तो 81 का सही जवाब हो जाएगा भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का स्थापना करने का ये आंध्र आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला जो राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। अगला सवाल है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? तो भाषा के आधार पर एक ही राज्य बन कर के रह गया, वो आंध्र प्रदेश था। तो 83 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में आंध्र प्रदेश बन कर करके तैयार हो गया भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य 1952 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया और 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य को अलग कर दिया गया। याद रखना है 2014 में तेलंगाना भारत से अलग राज्य बना। अगला है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन आयोग का क्या नाम था? भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम क्या था? ऑप्शन है राज्य निर्माण आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, देश विभाजन आयोग, भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण आयोग। तो भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का आयोग का क्या नाम था? तो 84 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला सवाल है राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया? तो 85 का सही जवाब बताना है। 85 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया था? ऑप्शन है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मद्रास, मणिपुर। तो मद्रास को केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया था। अगला सवाल है बम्बई राज्य को विभाजित कर करके दो राज्यों का स्थापना किया गया। दो राज्यों का स्थापना किया गया था बम्बई राज्य को विभाजित कर करके। तो बताना है ये कौन सा राज्य था? तो बम्बई को विभाजन कर करके बनाया गया था महाराष्ट्र और गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात। अगला सवाल है महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ था?
तो महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य का स्थापना जो है 87 का 1960 ईस्वी में, याद रखना है, गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना किया गया था। अगला है नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया था? नागालैंड राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 88 का सही जवाब हो जाएगा। नागालैंड का निर्माण हुआ था 1963 में, जबकि 60 में गुजरात और महाराष्ट्र का। अगला है 1966 ईस्वी में पंजाब को विभाजित कर करके 2 राज्यों का निर्माण किया गया था। वो पंजाब को अलग कर करके कौन सा राज्य बनाया गया था? 89 का सही जवाब बताना है। तो पंजाब को विभाजन कर करके 2 राष्ट्र का निर्माण किया गया था, पंजाब और हरियाणा। पंजाब और हरियाणा 1966 ईस्वी में बना था। अगला सवाल है हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 90 का सही जवाब हो जाएगा 1971 में। 1971 में हिमाचल प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो ध्यान रखना है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ये दामोदर सावरकर ने इस घटना का उजागर किया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 की क्रांति को कहते हैं, जो जिसमें झांसी की रानी लड़ी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति को कहा जाता है। तो 91 का सही जवाब हो जाएगा 1897 ईस्वी में, 57। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो 92 का सही जवाब हो जाएगा। इसकी रिपोर्ट के अनुसार राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम को पारित किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके आधार पर 1966 में राज्य पुनर्गठन आयोग पारित किया गया था। अगला सवाल है अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अभी कुल कितने राज्य हैं? तो 93 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में अभी कुल 28 राज्य हैं। भारत में अभी कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में अभी कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल 8। अगला सवाल है भारत में विविधता एकता की विशेषता किसने बताया था? 95 का सही जवाब बताना है। भारत में विविधता का एकता की विशेषता बताया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विविधता में एकता की विशेषता को बताया था। अगला सवाल है मैक मोहन रेखा कहाँ है? तो 96 का सही जवाब बताना है। मैक मोहन रेखा कहाँ है? तो मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मैक मोहन रेखा। अगला सवाल है कश्मीर के पश्चिम भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने किया था? कश्मीर के पश्चिमी भाग में जो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, उसके खिलाफ बगावत किसने किया था? सिखों ने, अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने। तो 97 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। मुसलमानों ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुसलमानों ने। अगला है कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मान सिंह, शेख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला भी है। शेख अब्दुल्ला का बाबूजी का नाम था उमर अब्दुल्ला के बाबूजी का नाम था शेख अब्दुल्ला। मान सिंह, राजा हरि सिंह। तो जम्मू कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे महाराजा हरि सिंह ने। इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का महाराजा हरि सिंह।
अगला सवाल है सीमांत गांधी के नाम से किसे पुकारा जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं। ऑप्शन है महात्मा गांधी को, मोहम्मद अली जिन्ना को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला सवाल है ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी। ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की जो संख्या थी वो कुल मिलाकर 565 थी, जिसमें सभी ने भारत में विलय करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन 3 जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और गुजरात में एक था सौराष्ट्र। आज़ादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारतीय संघ में विलय करने से इनकार कर दिया। हैदराबाद, कोल्हापुर, ग्वालियर और जोधपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला सवाल है झारखंड छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना था। तो भारत से अलग होकर करके झारखंड बना 2000 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना, और यूपी से अलग होकर के उत्तराखंड 2000 ईस्वी में ये बना। भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी चुकानी पड़ी, यह बात किसने कहा था। ये ध्यान रखना है, भारत को अपनी आज़ादी के लिए बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा। ये के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा के.एम. मुंशी। अगला सवाल है भारतीय सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसके द्वारा किया गया था। तो सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किया गया था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड। साथियों, ये जो है आपका पार्ट 2, इसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव था। राष्ट्र निर्माण तथा इसकी समस्या का आप इसे पूरा याद कर लेते हैं तो हमें मानना है ऐसा कि इससे एक भी सवाल बाहर नहीं हो सकता है। तो आप इसे बार बार दोहरा करके पुनः देखिए। एक बार आप देख लीजिए, फिर आप इसे स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। रोज़ रोज़ देखिए, आपको अच्छा लगता है तो आप इसे खूब देखिए, कमेंट करिए। आपको अगर कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप उसे कमेंट में करके लिख दीजिए। आप ये बताइए कि आपको 104 ऑब्जेक्टिव में से कितना सही हुआ। ये पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।